अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ निगार शाह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज यहाँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आर्ट्स काउंसिल के चैनल पे आपके सामने हूँ और आज मैं जिस शख्सियत को लेके यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो शख्सियत मेरी ज़िंदगी में एक कि जैसे ही वो मेरे सामने आते हैं मेरे माइंड में एक रोल आ जाता है कि आगोश। अगर आपको याद हो तो कोई ड्रामा हुआ करता था किसी ज़माने में आगोश। आज जब वो आ रहे थे तो मैंने उनको देखा और मेरे माइंड में फ़ौरन क्लिक कर गया कि कहीं आगोश में कोई तैमूर हुआ करता था। जी नाज़रीन, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इन्होंने आगाज़ किया थिएटर से, फिर वो टीवी, रेडियो, पुठवार फिल्म्स, गर्ल्स के हर जगह उन्होंने अपना अपना जलवे दिखाए। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार मिस्टर अंजुम मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। निगार आपको भी सलाम और जो वालेकुम व्यूअर्स इस सलाम। वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरे सामने हैं। मैं रियली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पहले तो अब हम आपको स्क्रीन पे देखा करते थे, आज आपसे लाइव आमने सामने बैठकर बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। सर आज आप कुछ अपने बारे में मुझे बताइएगा कि इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? देखें, जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है वो तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और उसको आपने पॉलिश करना होता है, निकालना होता है। उसमें आपके असातिज़ा आपके काम आते हैं। जो स्कूल टाइम होता है उसमें आपके असातिज़ा आपको देख रहे होते हैं कि ये कोई जो है वो तकरीर अच्छी करता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है, कोई नात अच्छी पढ़ता है। ठीक है, तो वो जो असातिज़ा होते हैं फिर वो उसको उसी तरफ लेके जाते हैं, उसको हौसला अफजाई करते हैं। तो इसी तरह हम भी स्कूल लेवल से जब स्कूल टाइम से शुरू हुआ तो उसमें मैं बज़्म अदब हुआ करता था। बिल्कुल, बज़्म अदब सही। उसमें हम तकरीरें करते थे। मेरी तकरीर जो होती थी मुझे हमेशा सेकंड या थर्ड या फर्स्ट इस तरह मिलता रहता था। अच्छा। तो वो मैं डिबेटर बड़ा अच्छा था। तो उसके अलावा मतलब बाकी स्पोर्ट्स में भी मैं एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, लेकिन ये कि वो मेरे वो जो साइड थी, फिर स्किट्स वगैरह छोटे छोटे जो हम स्टूडेंट्स करते थे। मतलब तो आप एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट रह हाँ, चुके उसमें हैं। मेरा कॉन्फिडेंस सबसे हाई होता था। तो इसलिए फिर मेरे लिए वो ज़्यादा ये था, मुझे कहते थे कि ये अदाकार है भाई। ठीक है, तो वो सारे इस तरह मुझे कहते, तो मेरे अंदर भी वो फीड होता गया कि मैं अदाकार ही अदाकार हूँ, हूँ। मुझे बिल्कुल। अदाकारी के लिए पैदा, तो वो स्कूल टाइम से हमारा शुरू हुआ सिलसिला। चले तो जी। फिर आगे कॉलेज में भी चलता रहा। फिर उसके बाद मतलब स्ट्रगल जो कॉलेज के दरमियान भी हम करते रहे, जो वो स्टूडेंट लेवल पे होती है ज़ाहिर। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर थिएटर में इन्वॉल्व हुआ मैं। थिएटर अच्छा, आप थिएटर से आपने स्टार्ट किया? जी, थिएटर से स्टार्ट किया। मेरा आगाज़ था थिएटर में। तो पहला प्ले था हमारा कंगले शहजादे। रिफत अली कैसर साहब है, हमारे बड़े अच्छे उस्तादों में से हैं। तो उन्होंने पहला वो प्ले किया था उनके साथ मैंने। तो फिर वो वहाँ से ये आर्ट्स काउंसिल का आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस खूबसूरत हाल में बैठ के। उस वक्त आर्ट्स काउंसिल हुआ करती थी वहाँ सदर में, जीपीओ के पास। अच्छा। जी हाँ जी, वहाँ होती थी एक पुराना, अच्छा वो भी हिस्टोरिकल हाल था इसका। तो उसमें हमने वहाँ से आगाज़ किया, स्टार्ट किया। वहाँ पे 4-5 साल करते रहे। फिर वो डिमोलिश हो गई। फिर उसके बाद आर्ट्स काउंसिल वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ 6 रोड पे आई। 6 रोड से फिर वहाँ गई। मैडम नाहिद मंजूर थी उस वक्त, हमारी रेजिडेंट डायरेक्टर थी। तो वो उन्होंने बड़ा काम किया इस आर्ट्स काउंसिल के लिए, बड़ी भाग दौड़ की। फिर वो मतलब बिल्डिंग ही नहीं मिल रही थी। उन्होंने बड़ी फ़ाइट करके, बड़ी जदोजहद करके तो फिर यहाँ पे ये जगह जो है गवर्नमेंट से एक्वायर की ली आर्ट्स काउंसिल के लिए। फिर इसकी बुनियादें रखी गई और फिर इसमें हम फनकारों ने एक दिन सारों ने मिल के एक मजदूरी की। यहाँ पे हमने इसकी बुनियादों में जो है आके मट्टी भी डाली, सीमेंट भी डाली, रेत भी डाली, सारा भी डाला। इस आर्ट्स काउंसिल जिसमें आप मतलब आप इनके पायनियर्स में से हैं? जी, जिसमें आप बैठी हुई हैं, इसकी बुनियादों में हमारे पसीना शामिल है। वाह, तभी तो एंड में आपकी मेहनतें रंग लाती हैं और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अच्छा सर, मुझे ये कुछ बताइएगा कि आपने फिर रेडियो में भी काम किया और टीवी वाली साइड पे भी आप गए और आई थिंक आप चौहार फिल्म में उधर भी आपने, आपका बहुत अच्छा काम है। तो उस बारे में बताइएगा कि आप कैसे उधर। जी देखें, थिएटर जो है ना वो आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई करता है। बिल्कुल। ठीक है, आपका फुट वर्क ठीक करता है, आपकी वॉइस जो है वो थ्रो जो है वो पिच जो है जो रिक्वायर्ड होती है लाइव ऑडियंस के सामने उसको मेंटेन करता है आपके लिए। वो सारी चीज़ें पॉलिश करता है आपको। बिल्कुल। इसी तरह रेडियो जो है वो आपकी लैंग्वेज ठीक करता है। आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट जो है वो ठीक करता है। तो इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की कि मैंने थिएटर से अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप किया। उसके बाद रेडियो में जाके मैंने काफ़ी मतलब साल 2 साल 3 साल काम करता रहा कि मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक हो उर्दू की और सारी ये चीज़ें जो हैं ये। और फिर मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट वगैरह सारी चीज़ें
तो इसलिए वो काफ़ी रेडियो में काम किया। फिर उसके बाद टेलीविज़न में आ गए। टेलीविज़न में आके फिर उसके बाद हमने वहाँ पे अच्छे हमें उस्ताद मिल गए। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अभी वो रिटायर हो गए, डायरेक्टर प्रोग्राम थे, सईद शाकर उज़ैर साहब। तो उन्होंने फिर उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया वहाँ पे। तो उसमें सबसे पहला मतलब छोटे मोटे प्ले तो मैं करता रहा। आगाज़ तो मेरा था पेशावर टीवी से। अच्छा। वहाँ से 2-3 प्ले मैंने किए, फिर लाहौर से एक आध प्ले किया, फिर यहाँ इस्लामाबाद से शुरू कर लिया। तो यहाँ से करते करते छोटे मोटे करते करते तो वो शाकर साहब का प्ले था आगोश, जिसका आपने पहले भी जिक्र जी जी किया। बिल्कुल सर उस आगोश को तो हम भूल ही नहीं सकते। उस आगोश ने हमें ही आगोश में लिया हुआ था। तो मैं उस प्ले का व्यूअर्स इसलिए भी बार बार जिक्र कर रही हूँ कि वो आपके जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बचपन में अगर कोई ड्रामा या कुछ एक्शन या कुछ ऐसा सीन देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको बड़े होके आपके कॉन्शियस में, आपके बैक माइंड में कहीं ना कहीं पे आपको क्लिक कर जाती हैं। तो आज भी आगोश का जब नाम आता है, कुछ पुराने ड्रामे ऐसे होते हैं जो आगोश का नाम आए तो हमें वो बच्चे नज़र आ जाते हैं, हमें वो लोग नज़र आते हैं कि क्या मतलब उनको कैसे उन्होंने सोशल लाइफ को टारगेट करके किस तरह से लोगों को उन्होंने इंटरेक्ट किया और क्या किया। आइए नाजरीन आपको कुछ आगोश ड्रामा के कुछ क्लिप्स दिखाते हैं ताकि हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय कर सकें। जी व्यूअर्स, आपने क्लिप देखा, कैसा लगा आपको? सर आप अपने क्लिप के बारे में कुछ बताएंगे? निगार, आपने ये बहुत अच्छा किया ये क्लिप दिखा के, इसलिए कि ये हमारा ड्रामा है 90s का। तो अब आज 2020 है, 2020 चल रहा है। 2020 चल रहा है। तो कि 2 जनरेशन गुजर गई ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा और वो आज मुझे देख के कह रहे होंगे कि ये किस किस्म का आर्टिस्ट है, ये कौन आर्टिस्ट है, तो उनको ज़रूर ये रिकॉल भी हो गया होगा, रिकग्नाइज भी हो गया होगा कि हमारा ये बड़ा पॉपुलर प्ले था, बड़ा सोशल प्ले था और इस्लामाबाद टीवी की प्रोडक्शन थी। शाकर उज़ैर साहब इसके डायरेक्टर थे और राइटर थे अदीम आशमी। तो ये प्ले ने जो है उस वक़्त भी और आज भी ये लोगों के दिल, दिमाग और जहनों में बिल्कुल मौजूद है। मैं इसकी खुद गवाह हूँ कि व्यूअर्स, मैं इस प्ले को लेके थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये प्ले ऐसा था जिसके लिए हम बेताबी से शाम रात 8 बजे का इंतज़ार करते थे कि ये ऑन एयर होगा और हम देखेंगे। मतलब वो टाइम पीरियड ऐसा था कि हम बच्चे होते थे और ये, लेकिन प्ले का पूरा वीक इंतज़ार होता, ये प्ले ऑन एयर होना है और हमने इसकी एपिसोड देखनी है। सो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये प्लीज़ देखिएगा। इसका एक छोटा सा मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, एक यादगार। वैसे तो काफ़ी सारे वाक़यात हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या इसमें एंड में आपने देखा मेरा जो कैरेक्टर है वो एंड पे जाके जब उसको माँ नहीं मिलती तो वो दरबार पे जाके कन्वर्ट होके एक मलंग बन जाता है, अल्लाह की राह में चला जाता है। ठीक है। तो हमारी शूटिंग हो रही थी यहाँ पे वरी इमाम सरकार यहाँ पे इस्लामाबाद में। अच्छा। तो वो लास्ट हमारा भी जो सीन थे वो यहीं हुए थे सारे। तो वहाँ जब हम गए तो वो शाइस्ता जबीन थी साथ, वो नसीम कुरैशी, शाह बाबा और सारे वो सब लोग थे। तो मैं भी वो मलंग के गेटअप में सारा वो पहना हुआ, सारा मनकेशन के हार शार सारी चीज़ें। तो मुझे उन्होंने वहाँ पे दरबार के सीन में बिठा दिया कि तुम यहाँ बैठो, हम बाहर के सीन करके आते हैं तो फिर तुम्हारा सीन करेंगे। मैं ठीक, मैं उधर बैठ गया और भी 2-3 मलंग बैठे थे, लोग भी बैठे थे, बीच में मैं भी बैठा हुआ। तो वैसे सर नीचे ऐसे करके बैठा हुआ था। एक खातून आई, मुझे आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने ऐसे किया, मैं फिर जीत उसने उस ज़माने में 10 रुपये बड़ी चीज़ होती थी, उसने 10 रुपये निकाल के मेरे हाथ पे मुझे कहती है बेटा ये लो जी साईं जी, तो मेरे पुत्रा से दुआ करो किसी तरह नेक परहेजगार बन जाए। मैंने कहा अब इसको अगर मैंने बताया कि मैं ड्रामे वाला हूँ तो ये हो सकता है यही जूता उतार ले और मुझे मेरी पिटाई शुरू कर दे। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा अल्लाह माई दे पुत्र को नेक कर दे, अल्लाहू आमीन। मतलब इतना रियल गेटअप होता था, इतना वो गेटअप और लोगों को मतलब एक वो माहौल था पूरा ऐसा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ये इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये बड़ा ही क्लासिक प्ले था और बड़ा ही पॉपुलर प्ले, और इसकी वजह से समझे मेरा ब्रेक थ्रू था। मेरे पूरे जो पाकिस्तान आगे पीछे करियर एक टॉप पे पहुंच जाता है। वहाँ से मेरा एक। अच्छा सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो ये कि अब जब हम 90s की बात कर रहे हैं और अब हम 2020 में हैं, तो फिर अब सर इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं कि 90s के दौर के ड्रामाज और अब 2020 के प्लेज कि इनमें क्या कंपैरिजन है, किसको प्रेफर करते हैं? क्या अब इनमें अब उस टाइम अच्छे बन रहे थे या अभी के दौर के अच्छे बन रहे हैं? आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए निगार, बात यह है कि उस वक़्त जो है एक पीटीवी होता था और उसकी एक पॉलिसी होती थी और उसको मतलब फैमिली वाइज और मीडियम समझा जाता था और उसकी एक बड़ी कदर होती थी और देखा जाता था और बड़ा ख्याल रखा जाता था उसकी स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्टिंग में और उसकी डायरेक्शन में और पब्लिक ओपिनियन में। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसको किया जाता था। और उसमें मतलब पीटीवी जो था वो कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया गया था उसको कि वो बेनिफिट करेगा या पैसा कमाएगा।
ठीक है, वो रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बिल्कुल, इस्लाह आवाम के को entertain कर लिए, रहे सोसाइटी की सोसाइटी। इस्लाह के लिए या सोसाइटी को अच्छी बातें बताने के लिए बनाया जाता है। वैसे भी जो नेशनल चैनल आपका होता है, बिल्कुल। तो वो जब तक वो चलता रहा उस वक्त तक तो हमारा ड्रामा बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा सब्जेक्टिव और बड़ा इफेक्टिव हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन जब से फिर वो चैनल्स आगे, दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल आ गए, तो उसमें Commercial हो गया सब कमर्शलिज्म कुछ, आ गया। बिल्कुल। तो फिर कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उनकी भी उनकी तरफ से इंस्पिरेशन इन्होंने ले ली सारों ने। तो फिर उसमें ये 100 एपिसोड, 200 एपिसोड, 300 एपिसोड, तो उसमें ड्रामा तो कहीं नहीं होता। वो तो उसको सिर्फ ड्रैग कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं उसको कि चलता रहे, आपकी स्टोरी और आपके थीम जो है वो उसमें कहीं फोद हो चुकी होती है। जी हाँ जी। वैसे भी स्टोरी जो है वो मतलब जो इस वक्त हमारे यहाँ जो चैनल्स पे स्टोरीज चल रही हैं, वो मैं तो समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की स्टोरीज नहीं है वो। बिल्कुल। क्योंकि उसमें बहुत ही मतलब बोल्ड किस्म के सब्जेक्ट हैं और सही। बड़ी वो चीज़ें हैं जो मतलब एक एलीट क्लास में तो कहीं हो सकती हैं, लेकिन जो मासेज हैं, जो आम लोग टीवी देखते हैं, क्योंकि टीवी जो है ये आम लोगों की एक तफरीह है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जो मतलब वेल टू डू है, जो वो अपना उन्होंने डिशें लगाई हुई हैं या उन्होंने अपने चीज़ें रखी हुई हैं। जो मेडियोकर फैमिलीज हैं, जो पुअर फैमिलीज जी हाँ, हैं, जी हाँ। नॉर्मली टीवी और तो टीवी उनके लिए सस्ती बिल्कुल। और बेहतरीन तफरीह है। सही बात तो है। इसलिए उनको वो देख रहे हैं सारा कुछ। तो आज की जो जनरेशन है वो इंस्पायर हो रही है उन ड्रामा से, तो उससे सोसाइटी में बिगाड़ आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो हमारा ड्रामा था वो सोसाइटी की इस्लाह करता था। आज जो ड्रामा चल रहा है, जो भी जहाँ भी चल रहा है, वो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इन ड्रामों के ऊपर कोई पॉलिसी, सेंसर पॉलिसी बनाएं। पेमरा जैसे एक अदारा है, उसको देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए इन चीज़ों। क्योंकि आप देखें कि लोग इंस्पायर हो रहे होते हैं अपने एक्टर्स के साथ, क्योंकि वो एक कैरेक्टर में डूब जाते हैं और वो उनको ही अपना हीरो समझते हैं, कि वो उनको ले रहे होते हैं कि जो हमारे नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, ये हमारा हीरो है, ये हमारी हीरोइन है, और उन्हीं को इंस्पायर करते हैं और अपनी डेली लाइफ में उन्हीं के जो कैरेक्टर्स हैं उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब तो अभी जो रिसेंटली एक प्ले जो ख़त्म हुआ है, मेरे पास तुम हो, बिल्कुल, इसके राइटर हैं खलील रहमान कमर साहब, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है उनके साथ। तो वो उन्होंने भी ये ड्रामा लिखा, तो आप उसको देखें कि वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लिक हुआ और उसको लोगों ने देखा और समझा, लेकिन वो हमारे सोसाइटी की स्टोरी नहीं है वो। ठीक है, जैसे आप आगोश को देख रही हैं, या हमारा और प्ले था, एक शहबाज था, एक थी गुड़िया। इस मैं वो एक्चुअली उसी क्वेश्चन की तरफ जाना चाह रही थी सर, कि आप ये बताएं कि जितने भी आपने प्लेस किए हैं, आपके अपने प्लेस में से बेस्ट प्लेस कौन से हैं? बेस्ट तो वही है जिसका जिक्र पहले आपने किया, आगोश। बिल्कुल। ठीक है, वो तो कभी भूलने वाला है ही नहीं है। लेकिन जिससे आगे फिर मुझे मतलब काम की सेंस आनी शुरू हुई, काम का समझ आनी शुरू हुई, पता चलना शुरू हुआ। एक तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं सैयद शाकिर उज़ैर साहब, उन्होंने मुझसे हमेशा ही चैलेंजिंग रोल करवाए, डिफरेंट रोल करवाए। आगोश में मेरा टैक्सी ड्राइवर का रोल था, एक बिल्कुल डिप्रेस्ड बच्चा, और बिल्कुल इस तरह का रोल था। शहबाज में वो जब मुझे लेके आए तो मुझे उन्होंने एक यंग एंग्री मैन, बिल्कुल शहबाज जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और कॉलेज में जा रहा है, और उसके साथ फर्स्ट ईयर फूल मनाया जाता है, जिससे वो इरिटेट होता है। इरिटेट होने के बाद उसका झगड़ा हो जाता है, फिर वो मारते हैं उसको। तो वो इरिटेशन के बाद वो जाता है कि मैं कराटे सीख के इनको मारूंगा, लेकिन वहाँ जो कराटे वाले हैं उसको बताते हैं कि ये डिफेंस के लिए होता है, ऑफेंस के लिए नहीं होता है। अगर नाजरीन अब सर इतना अपना शहबाज का जिक्र करें और अब मेरा जी चाह रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं उसकी कुछ क्लिप्स देखूं। सो चलते हैं, आप भी देखें मेरे साथ, हम मिलके शहबाज की कुछ क्लिप्स देखते हैं। बदमाशी वो भी हमसे। के ग्रुप जिंदाबाद, के ग्रुप जिंदाबाद। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। आप मेरे कमजोर जिस्म को इतना ताकतवर बनाए कि मैं उन सबको शरीफ, अगर तुम वादा करो कि ताकत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम तुम्हारी तरबियत करने को तैयार हैं। जी नाजरीन, आपने शहबाज के क्लिप्स देखे, इसमें कराटे आउटस्टैंडिंग। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने कराटे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली थी या रैंडम ऑन द स्पॉट आपने इसको एक्ट किया?
ओए होए निगार, आपने क्या मुझे वो मेरी मुशक्क़त और मेहनत याद करवा दी है। वैसे तो मैं स्पोर्ट्समैन तो था, क्रिकेट वगैरह खेलता था अच्छा, हॉकी से। वाओ। तो लेकिन ये कि कराटे वगैरह का कोई इतना नहीं था, लेकिन जब ये प्ले हुआ तो फिर हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जी पहले पायलट बना, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये आप जो है जो मेन जो आर्टिस्ट हैं, जो इनको कम से कम बेसिक जो कराटे की ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए इनकी। फिर मैं और नुमान मसूद, वो जो उसमें साथ दाऊदी बना हुआ था, मेरे उस्ताद जो बना हुआ था उस ड्रामे के अंदर, फिर हम दोनों ने 3 महीने स्पेशल ट्रेनिंग की वो कराटे क्लब वालों के साथ। रोज़ाना हम 3 बजे शाम को जाते थे और 7 बजे तक 4 घंटे की रोज़ाना ट्रेनिंग, और मैं ऑलमोस्ट मैं हर ब्लू बेल्ट तक भी पहुंच गया था। तो वो उस ट्रेनिंग की वजह से फिर हमने जाके करने के बाद फिर जाके इतनी मेहनत हुआ करती थी किसी से, तो तभी तो ये चीज़ें पॉपुलर हुई। फिर तो आज तक याद भी हैं लोगों को, वरना यहाँ रात को ड्रामा चलता है, सुबह किसी को याद ही नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूंगी कि मुझे पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका कहीं पे भी हाथ कहीं लिखने लिखाने पे भी है, आई थिंक आप राइटर भी हैं, तो मुझे उस बारे में बताएंगे कि आपने कौन सा ड्रामा ये तो लगता है आपने मेरी जासूसी शुरू कर दी। देख लें, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर की है हमने। चले, अच्छी बात है जी, खुशी की बात है। हाँ, लिखने का भी मतलब सिलसिला रहा है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिंग में ही 17-18 साल मैंने जो PTV में किया, एज एक्टर ही काम किया। थिएटर में आके थोड़ा सा, थिएटर चूँकि करते थे हम, बेसिकली थिएटर के आर्टिस्ट थे, तो उसमें फिर मैंने थोड़ा लिखा को 5-6-7 प्ले भी लिखे। को कश्मीर की आज़ादी के हवाले से प्ले लिखा, हकमारा आज़ादी के नाम से। तो इसी तरह ये स्टेज के प्ले भी थे। तो इसी तरह फिर हमने आगे पटवारी की जो है ना टेलीफिल्म शुरू हुई। जी, पटवारी, मैं वो भी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि मुझे आप पटवारी प्लस की तरफ भी आपका रुझान था, तो उसमें भी आपने बहुत सारे ड्रामाज और टेलीफिल्म्स की, तो उसमें बताएं कि आपने कितना काम किया और कैसे यहाँ पे आपकी जासूसी नाकाम हो गई है। अच्छा। क्योंकि इसमें ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इसमें ये कि जो फर्स्ट एवर मूवी थी मिकी खड़ो इंग्लैंड, वो मैंने लिखी, डायरेक्ट की, बनाई। वाओ, ग्रेट। फिर इंग्लैंड लेके गया, वहाँ से जाके बाकायदा ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन से उसको सेंसर करवा के वहाँ से उसको रिलीज़ किया। और वो मिकी खड़ो इंग्लैंड एक ऐसा प्ले है, एक ऐसा ड्रामा है कि वो नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि जो भी उसको देखता है उसके चेहरे पे हंसी और कहके और खुशी के आसार नज़र आते हैं। तो वो एक ड्रामा सुपर डुपर हिट गया है, मिकी खड़ो इंग्लैंड। मैंने खुद देखा है, इवन मैंने उसको डाउनलोड किया और कई बार उसके क्लिप्स देखे। तो आए चलते हैं, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें मिकी खड़ो इंग्लैंड के क्लिप्स। यार साईं, एडा बड़ा तू हो गया यार, गल करने नी तमीज नहीं तू किया ना है वो शायद वो मैं कोई गलत बाई छुड़िया, कुछ गलत गल की थी। हलाजरा ने सिर भी हो गया कि तू सब मैच तकन आसो ही आसो ना ही सोच क्या आ रहा क्यों वह मिठू अदब पे छड़ना। मैं तो समझा सी कि ए साईं है, तू इस तो बड़ा साईं है। आपने मिकी खड़ो इंग्लैंड के क्लिप्स देखे, होपफुली यू रियली डिड एंजॉय इट। अच्छा सर, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ कि ये तो टेलीफिल्म्स हो गई, अब आप मुझे कुछ बताएं, क्या आपने सिनेमास्कोप की तरफ भी आपका कोई इंटरेक्शन था, कुछ वहाँ पे भी आपने कुछ काम किया, क्या सीन था? एक्चुअली निगार बात ऐसी है कि भाई नेचर कह लें, मतलब मेरी केमिस्ट्री ऐसी है कि मैं लाउड नहीं हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ, मीडियम हूँ। तो अच्छा। मुझे जो है टेलीविजन मीडियम ही सूट करता है। फिल्म लाउड होती है, बहुत लाउड होती है, ठीक है ना। तो वो मैंने वैसे तो नहीं, वो कोई एज ए मतलब प्रोफेशनल तो नहीं की, लेकिन एज ए मतलब एक्सपीरियंस कह लें किए हैं। मैंने एक नासिरुद्दीन साहब की फ़िल्म पहले की थी, सूरज बरसाए फूल, वो फिर उसके बाद एक और फिल्म हमारे, बल्कि ये जो कैमरामैन है, डायरेक्टर हैं, ये हमारे कमर शाह गरामी साहब, बिल्कुल, इनकी 2 फिल्में थी, एक बगावत थी और एक प्यार तो होना था। अच्छा, ग्रेट। जी हाँ जी, सिनेमास्कोप वो मूवीज़ हैं, तो वो की। फिर एक मस्तानी अभी रिसेंटली है, उस्मान साहब हमारे डायरेक्टर हैं, अमेरिका से आए थे, उन्होंने बनाई है, तो वो भी ये वबा की वजह से लेट हो गई है, लेकिन ये कि वो भी है। इस तरह की 3-4 मैंने मूवीज़ की हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कमर साहब भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, तो आपने सारे क्लिप लोगों को दिखाए हैं, मुझे भी ज़रा बगावत का या उसका प्यार तो होना का कोई छोटा मोटा क्लिप दिखा दो यार कमर भाई। चले जी, चलते हैं, अंजुम साहब की फरमाइश पे इनकी पसंदीदा क्लिप्स देखते हैं। उसके बावजूद अगर कचकोल अपनी हरकतों से बाज ना आया और अपनी बात पे कायम रहा, तो उसका मुंह काला करके उसके गधे पे बिठाया जाएगा और पूरी बस्ती का चक्कर लगवाने के बाद उसका नाक भी काट दिया जाएगा।
अपना सर चुपचाप इनके पाँव में झुका दे, क्योंकि जो सर शर्म से झुक जावे वो सरदारी के काबिल न रहे। तारी बेटी एक गैर छोरे के साथ भाग रही कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। मिसाल फूल जैसी होवे, जिसे सूंघने का मजा आवे, मसलने का नहीं। मने अफलातून नहीं, भूखा भी पाप समझ। जी व्यूअर्स, तो फिर कैसा लगे आपको ये वाले क्लिप्स? अब हम चलते हैं अंजुम साहब की नेक्स्ट सीज़न की तरफ, आई मीन स्टेज की तरफ। इन्होंने इतना सारा काम किया कि हम जितनी भी बात करें वो कम है। तो अब आप सर बताएं कि स्टेज पे आप कैसे गए और स्टेज पे क्या काम किया? मुझे तो नहीं लगता आपने कोई फील्ड छोड़ी भी है। तो अब आप मुझे स्टेज के बारे में बताएं। नहीं, देखें यहाँ पे जो है ना, हमारे यहाँ कोई एकेडमी तो है नहीं जहाँ से आदमी ट्रेनिंग करके आए। बिल्कुल। तो यहाँ चलते चलते ही आपको सीखना भी सीखना पड़ता है पड़ता और है। करना भी पड़ता है, और फिर उसी तरह आप एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। तो हमने भी यहाँ स्टेज से स्टार्ट किया, फिर वहाँ बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, सारा कुछ करके। तो यहाँ पे मतलब एक लियाकत हॉल भी था, ये आर्ट्स काउंसिल है, यहाँ पे भी प्रोग्राम्स हम करते रहे, काफ़ी प्रोग्राम हमने किए। तो बाकी कॉजेज़ के हवाले से जैसा 23 मार्च है, 14 अगस्त है, उस पर मैं प्ले करता रहूँ। स्पेशली हम जिंदा कौम है, नेशनल डेज़ पे। नेशनल डेज़ पे इसी वाले से बाकी सारे मामला पे भी हमारा चलता रहता है प्रोग्राम सारा। तो थिएटर में मैंने मतलब मैं ये कहूँगा कि आई लव थिएटर। वो थिएटर आपको फ़ौरन पे करता है। फौरन पिक, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात सही ये होती है कि हम है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चलेगा, जब जाएगा फिर रिस्पांस आएगा, पता नहीं 2 दिन के बाद, 6 दिन के ठीक है, बाद। बिल्कुल। थिएटर में तो ये कि सामने बोल रहे हैं, वहीं से आपको पता चल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, क्लैप मिल रही है, आपको लाफ्टर मिल रहा है, बिल्कुल। ठीक है, आपकी ट्रेजिडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके सब्जेक्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो थिएटर के वाले से ये है कि लियाकत हॉल वगैरह में हमने जो प्ले किए उसमें मतलब लिखा भी एक प्ले था तू मैं के नाम से, एक हाज़िर जनाब के नाम से। तो इस तरह के मतलब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं लिखता भी रहा हूँ। तो उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में मैंने बड़े अच्छे यहाँ सब्जेक्टिव प्ले किए हैं, जिसमें एक प्ले था हमारा मकबूल सिपाही। जी बिल्कुल, वो तो मैं खुद उसका जिक्र करना चाहूँगी कि मकबूल सिपाही जो प्ले है इनका आउटस्टैंडिंग था। जी हाँ जी, वो हमने यहाँ पे किया, और मैं मतलब मैंने उसमें उसका जवानी का रोल भी किया और उसके बुढ़ापे का रोल भी किया मकबूल सिपाही के। अच्छा, आप पूरे फेजेस से गुजरे पूरे उसके? फेजेस से गुजरे, उसके बचपन भी उसका दिखाया गया। बचपन भी ग्रेट। तो वो हमारे मैडम नाहिद मंजूर हैं जो रेजिडेंट डायरेक्टर हैं यहाँ के आर्ट्स काउंसिल की, तो वो उन्होंने ये लिखा और उन्होंने करवाया, और बड़ी उसकी 15-18 दिन हम रिहर्सल करते रहे। Great. बड़ा अच्छा हुआ। फिर उसके बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले जो हैं वो यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल के थ्रू ही बड़े एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनका भी मंशियात के ऊपर प्ले था एक, रगों में अंधेरा, वो हमने फिर एक आज़ादी का सिपाही, वो उस वाले से भी हमने 2-3 प्ले उनके किए। तो इस तरह की सब्जेक्टिव चीज़ें आर्ट्स काउंसिल के अंदर हम आजकल कर रहे हैं। अभी तो मतलब ये कि थोड़ा ब्रेक है, लेकिन ये कि हमने ये काम खासा मतलब सोसाइटी को एंटरटेनमेंट भी दी, और उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी दिए और मैसेज भी दिया। चलें व्यूअर्स, फिर जितना भी हमने स्टेज का जिक्र किया है तो कुछ क्लिप्स हम स्टेज की तरफ से भी देख लेते हैं। लोन लेके बिजनेस को संभालना चाहा, लेकिन बिजनेस फिर भी ना संभल सका। उसके बाद हमने माजिद के अबू रिहान साहब को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, और ये जो आज आप इज्जत के साथ अपनी बेटियों को लेके इस घर के अंदर बैठी हुई हैं और आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ये सब उन्हीं की मरून मिन्नत है। हाँ, और आकर सोचो, अगर उन्होंने हमारे सर से हाथ हटा लिया तो हम सब फुटपाथ पे आ जाएंगे। सलमा बहन, अगर उन्होंने हमारे सर से हाथ उठा लिया, हम फुटपाथ पे आ गए, तो तुम अपनी इन जवान बेटियों को लेके किसके दर पे जाओगी? सलमा बहन, मेरी तरह तुम्हें भी अपनी बेटियों की खातिर ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। लेकिन कबीर भाई, आप समझने की कोशिश करें। कोई समझने की बात नहीं है सोगत। उसने कहा है कि आज ही निकाह होगा, अगर ये निकाह ना हुआ तो हम सब फुटपाथ पे आ जाएंगे। चलो आओ, चल के निकाह की तैयारी करो। जी व्यूअर्स, तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इतने सारे क्लिप्स और इतना सारा मटेरियल, वो भी अंजुम साहब से रिलेटेड, कैसा लगा? आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इनके बारे में हम जितनी भी बात करें वो मुझे तो कम लगती है, लेकिन क्या करें, हमने अपने टाइम का भी कुछ ख्याल करना होता है, हमने अपने टाइम को भी मैनेज करना होता है, वरना बातें तो करने की बहुत थी, क्लिप्स बहुत सारे थे, मटेरियल बहुत था जो हम देखते और उसको एंजॉय करते, बट यू नो वी हैव टू मैनेज इन आवर टाइम।
सो अभी मैं अंजुम सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन करूँगी वो क्वेश्चन तो ऐसा सच नहीं कि मैं चाहूँगी कि वो पब्लिक को कुछ मैसेज कन्वे करें कि वो उनके क्या ओपिनियंस हैं। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, एवरीबॉडी इज़ इन क्राइसिस, सो व्हाट्स हिज ओपिनियन अबाउट कोरोना एंड व्हाट ही प्रेफर्स इन दिस सिचुएशन। सो सर आप मुझे कुछ बताएंगे। निगार, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का और यहाँ के रेजिडेंट डायरेक्टर जनाब वकार साहब का, बिल्कुल, कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा इस पैंडेमिक और इस सूरत हाल के अंदर एक जो कल्चरल एक्टिविटी है उसको जारी रखने के लिए ये छोटा सा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया हुआ है, जिसके ऊपर हमारी जो है पब्लिक के साथ जो है एक वो राब्ता भी रहता है, बिल्कुल, और उनसे जो है हम अपने जो पैगाम है जितना भी मौसर होता है हम वो भी पहुँचाते हैं। तो इनके सबसे पहले मशकूर हैं कि इन्होंने ये सारी फैसिलिटी दी। दूसरा ये कमर शाह ग्रामी साहब डायरेक्टर हैं हमारे, ये बड़े मेहनती आदमी हैं। ये इस मतलब इस वबा की सूरत हाल के अंदर भी इन्होंने ये जहाद एक किस्म का जारी रखा हुआ है कि आवाम को भी ये एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं और उसके अलावा पैगाम भी दे रहे हैं और उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी बता रहे हैं। तो हम भी अपनी तरफ से यही कहेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है ये कोरोना के हवाले से, तो अल्लाह पाक सब पे रहम करे, आमीन। और इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि आपने आज 20 सेकंड के बाद अपने हाथों को साबुन से बड़े अच्छी तरीके से धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करनी है। तो ये सारी एहतियातें जो आपको और आपकी फैमिली को महफूज रख सकती हैं। और दूसरी बात ये कि आर्ट्स काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से हम सब आपके साथ ये अपील करेंगे आपसे कि जितनी भी एहतियात हो सकती है वो भी करें। और दूसरा ये कि हमारे फ़नकार साथी जो इस पिछले एक वीक में 2 वीक में जो हमसे रुखसत हुए हैं उनका बड़ा अफसोस है हमें। बड़े पॉपुलर आर्टिस्ट आपने गेस्ट हाउस में देखा होगा, टिप के नाम से मुराद साहब, तारिक मलिक साहब हैं, नईम बाबा साहब हैं, ये शहबाज मुगल साहब हैं, हबीब मिर्ज़ा हैं, शाहिद आसी हैं। इस तरह हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त इस वबा की वजह से भी और दीगर बीमारियों की वजह से भी इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो हम उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, आमीन। और हम सब जो बाकी हैं हमें अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उस वबा से महफूज भी रखे। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा और अपने व्यूअर्स से भी यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जो इस वक्त गवर्नमेंट हमें जो बता रही है, जो SOPs के तहत जो काम करने का कह रही है, इससे पहले कि मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो या मज़ीद हम किसी प्रॉब्लम में फंसें, तो हमें चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मैं बेहद मशकूर हूँ आर्ट्स काउंसिल का भी और आप सबकी सारी टीम का कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच जी गाइस। तो फिर कैसे लगी आपको अंजुम साहब की बातें? आई होप कि आपने ज़रूर उनकी बातों को पसंद किया होगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बोला, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और एट द एंड उन्होंने इतना अच्छा मैसेज कन्वे किया कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं बोलने को। बट प्लीज़ जो कुछ उन्होंने कहा, आपको पता है आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19। सो प्लीज़ आप बी केयरफुल, अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। और जहाँ तक बात है हमारे शो की, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप अंजुम साहब से पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम इनसे पूछ के आपको कमेंट बैक करेंगे। इसके अलावा अपने सजेशन से भी हमें ज़रूर आगाह करें। और कोई और पर्सनालिटी चाहते हैं, किसी और से मिलना चाहते हैं, कोई और एक्टर, कोई और कैरेक्टर, कोई और रोल, कोई और पर्सनालिटी, जस्ट डू लेट अस नो। हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे और आपसे लाइव गपशप करवाएंगे। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और शुक्रिया चाहती हूँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। हम उनके चैनल पे आपसे गपशप कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम का जिन्होंने हमारा साथ, हमारे ये शो को कामयाब बनाया। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।